ये हम लोग पढ़ रहे हैं आज डिडक्शन अलाउएबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, सेक्शन 43B। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थ्योरी में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लिखने को भी आएगा और न्यूमेरिकल में भी ये काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान समझिए इसको। पीजीपी में 43B हमसे कहता है कि जो हम लोग पेमेंट करते हैं, जो उसके बेसिस पर रखा गया है, उसमें कहा गया जो फॉरेन डिडक्शन आर अलाउएबल ओनली एक्चुअल पेमेंट। कहा गया इन सब का आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप पे किए रहेंगे। जैसे एनी सम पेबल बाई एसएससी बाई वे ऑफ टैक्स ड्यूटी सेस फीस, अगर सब आप पे करेंगे तो ही मिलेगा डिडक्शन, वरना नहीं मिलेगा। जैसे कि वहां हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में जब पढ़ रहे थे तो वहां था ना कि म्युनिसिपल टैक्स पेड हो और पेड बाई ओनर हो तभी डिडक्शन मिलता था। कुछ याद आ रहा है? महेंद्र याद आ रहा है? अगर म्युनिसिपल पेड नहीं था तो नहीं मिलता था। म्युनिसिपल टैक्स पेड था तभी मिलता था। इसमें यहाँ भी समझ लो 43B में भी आपसे कह रहा है कि इतना कुछ एक्सपेंसेस हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर होंगे और आप एक्चुअली पेमेंट करेंगे तभी क्या मिलेगा आपको, मिलेगा। पेमेंट नहीं होगा, ड्यू आ गया, बकाया आ गया, डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। एनी सम पेपर बाय हिम एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरनेशनल फंड और ग्रेचुटी फंड और एनी अदर फंड और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है वो भी पेड होगा तभी मिलेगा। एनी सम पेबल टू एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडर्ड वेयर द सच सम वुड नॉट हैव बीन पेबल टू हिम एज माइक ऑफ करो, बेल लाइट करो। आप किसी एम्प्लॉय को अपने बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सर्विस दिया है तो उसको पे करेंगे तभी आपको ऐसा मिलेगा, पे नहीं करे नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। Any sum payable by SSC as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or state financial corporation or state industrial investment corporation, आप इंटरेस्ट सम आपको पे करें तभी मिलने वाला इंटरेस्ट का भी। Any sum payable by the SSC as an interest to scheduled बैंक या कोऑपरेटिव बैंक का आपने लिया, बैंक से लिया, अदर प्राइमरी एक्सेस दिया हुआ है तो भी आपका अगर पेमेंट करेंगे तो ही मिलने वाला, पेमेंट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट बस छूट नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगा। If sum payable by SSC in lieu of earned leave, यहाँ भी earned leave मतलब जो किए थे सैलरी बढ़े थे हम लोग, रेट ऑफ earned leave वो पेमेंट करने पे मिलने वाला है। जी पॉइंट का if any sum payable by SSC to the Indian Railway for the use of रेलवे एसेट्स यूज किया है, आपने पेमेंट किया है तो भी मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब चीजें क्या है आपको, क्या हुआ, क्या बोले सलाम, कुछ बोले तुम? जब तक पेमेंट नहीं होगा एक्चुअली तब तक ऐसा नहीं मिलेगा इन सब आइटम का। इफ एक्चुअल पेमेंट इज मेड आइदर ड्यूरिंग द इरेलेवेंट प्रीवियस ईयर और ऑन बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न इनकम टैक्स इनकम अंडर सेक्शन 191। अब इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, प्रोसेसिंग वाला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो प्रोसीजर पढ़ेंगे हम लोग इनकम टैक्स का, वहां सिखाएंगे हम लोगों को हम असेसमेंट प्रोसीजर में। यहाँ बताया गया था 191 में रिटर्न फाइल की जाती है, ड्यू डेट दी गई है, ठीक है ना। एंड डिडक्शन विल बी अलाउएबल इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने उसमें पे कर दिया है फाइनेंशियल में या रिटर्न फाइल करने से ड्यू डेट से पहले भी पे कर दी हो तो भी अलाउ हो जाएगा, पेमेंट जरूरी है। इफ द अमाउंट इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट फर्निशिंग रिटर्न, यानी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और उसके बाद अब पेमेंट कर रहे हैं, रिडक्शन विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट ईयर इन द ईयर ऑफ पेमेंट, जिस साल आपने पेमेंट किया है अब वहां मिलेगा। उसी प्रकार हो गया जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल टैक्स जमा करते थे तो पे था तभी मिलता था, नहीं किए नेक्स्ट ईयर में 2 साल पे कर दिए 2 साल मिल जाएगा, जब पे किया तभी मिलेगा, बाद में पे करेंगे तो बाद पे मिलेगा, बाद में नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, अभी पे तो अभी मिल जाएगा रिडक्शन, यानी डिपेंड ऑन पेमेंट। इफ एनी सम पेबल बाय और बाय द सेसी एंड एज इंटरेस्ट, ठीक है, डी और ये दोनों में कन्वर्टेड इनटू अ लोन बोरोइंग इट शैल नॉट बी डीम्ड एज एक्चुअल पेमेंट, ठीक है, यानी आपने सम पेबल कर दिया है कोई कन्वर्ट कर नहीं माना जाएगा। इफेक्ट कर दिया है एक अप्रैल किससे, इफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड ईएसआई सुपरएनुशन फंड इज नॉट पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन और बिफोर ड्यू डेट प्रेस्क्राइब द corresponding नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। एम्प्लॉयर जो लोग, क्योंकि पीजीबी पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो एम्प्लॉयर होगा उसके लिए, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए जमा करते हैं पैसा पीएफ में एसआई में काट के जमा करते हैं ना, तो अगर जमा हुआ रहेगा तभी जैसे मिलना है इनको, जमा नहीं किए रहेंगे तो ऐसे नहीं मिलेगा इनको, एक्रूअल पर नहीं मिलने वाला, जमा करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा आपको। अब आ रहा है प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स,
द फॉलोइंग प्रॉफिट आर ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, सभी लोग सुन पाए, देख पा रहे हैं, पंकज जी सुन पा रहे हैं, सोनल जी सुन पा रही है, सुभी, भूमिका, महेंद्र, सबको आवाज आ रही है? सलभ, ऋषिका, हर्ष, देखो सुभी, देखो अब ठीक है, कोई किसी का अगर जरा सा भी छूटे प्रॉब्लम हो कोई हमको मैसेज कर दे तुरंत, कर गई क्लास से प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट्सएप कर देना। देखो कह रहा है अभी इनसे टैक्स भी क्या होगा, हमारे पास चार्जेबल हो जाएगा हमारे पर पीजीबी में। पहला क्या है, रिकवरी ऑफ एनी लॉस और एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन इन द अर्लियर ईयर। सेक्शन 41(1) ये कह दिया आपसे कि अगर मान लो कि तुम्हारा कोई हो गया बैड डेब्ट्स, तो तुम लोग बैड डेब्ट्स पीएल में डेबिट कर देते हो। इसका मतलब जब बैड डेब्ट्स पीएल में तुमने डेबिट कर लिया, एक्सपेंसेस तौर पर हटा दिया, तो इनकम तुम्हारी कम हो गई, टैक्स कम लगा। 2 साल 3 साल के बाद तुम्हारा जो बैड डेब्ट्स हुआ था वो आदमी फिर मिल गया वो डेटर्स, और तुमको पैसा दे दिया, या तुमने किसी तरीके से उससे वसूल कर लिया, 2 साल 3 साल बाद वसूल किया। तो जब जिस समय तुमने बैड डेब्ट्स दिखा दिया था तो तुमने उसका रिएक्शन ले लिया था। अब यही पैसा वापस दूसरा बार मिल गया, तो जिस साल रिसीव हुआ है उस साल क्या मानी जाएगी, उसकी आपकी इनकम मान ली जाएगी। बात क्लियर है? अभी मान लो 10,000 डूब गया, आप बैड डेब्ट्स रूप में दिखा दिए, अलाउड हो गया, ठीक है, डेबिट हो गया। अब यही मान लो 10,000 दोस्तों 2 साल 3 साल बाद फिर मिल गया, हमको रिकवरी हो गई, तो जिस साल में मिला वो उस साल की वापस से इनकम मान दी हुई टैक्स होगी, पहले रिजर्व ले उसका। हाँ, अगर डिडक्शन न लिए होते, डूब गया होता, तब इस बार वापस एक्सेबल ना होता। उस बार आप जैसे ले लिए थे आप बैड डेब्ट्स के रूप में, अब वापस पैसा मिल रहा है तो अब टैक्स दे दो उस पर। क्लियर है? नहीं क्लियर? चलो महेंद्र क्लियर है? यस सर। चलिए, इफ एनी लॉस एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड, यानी किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेंसेस है या लॉस है जो कि आपने पहले ही अलाउ हो चुका था आप लोगों को, अब बाद में उसकी रिकवरी हो जा रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसी बार जिस साल रिकवरी होगी उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, where any building, machinery, plant and furniture which owned by the CC in respect of which depreciation has been claimed as SLM, which has been used in the business is sold या discarded, demolished, कुछ भी हो गया, destroyed हो गया, तो money payable in respect of such assets together with the amount of scrap value exceed the written down value, the excess up to difference between, ध्यान दो, the excess up to difference between the actual cost and the written down value shall be taxable as deemed profit. The deemed profit is accessible given the business which relates the has been closed down. आप खत्म कर दिए कॉस्ट प्राइस से, और जो आपने सेल प्राइस दिया, जो डिफरेंस आ रहा है, इनकम हो रही है आपकी, उसको आप इनकम के रूप में इस बार टैक्सेबल हो जाएगा। और मनी रिफर, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आपको आएगा, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं इसके आगे हम लोग। मनी रिफर ओनली टू कैश एंड नॉट मनी वर्थ, यानी मनी में होना चाहिए, मनी वर्थ में नहीं, कैश होना चाहिए, कैश इक्विवेलेंट नहीं। Where an asset is reinstated by insurance company, the benefit derived from reinstatement is not covered by, इसमें कवर नहीं होगा। आपने कोई एसेट खराब हुआ, उसके बदले में कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे दिया, वापस एसेट चेंज कर लिया, वो नहीं आएगा। कैश मतलब है उसको बेचे आपने, कैश मिला है आपको, तभी मान्य रखाएगा। सेल ऑफ द एसेट्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अब आप कोई एसेट्स यूज कर रहे हैं जो कि वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, तो द कैपिटल एसेट्स used for scientific research, कहाँ गया, the capital assets used for scientific research is sold without having been used for other purpose, यानी आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट्स परचेज किया था, कैपिटल स्पेंड किया था, और उसी पर्पस के लिए यूज किया, और कोई यूज नहीं किया आपने, और उसको आप सेल कर रहे हैं, तो प्रोसीड टुगेदर विद द डिडक्शन अलाउड under section 35 exceed the amount of capital expenditure incurred on it, such surplus or amount of deduction allowed whichever is less is chargeable to tax। याद करो अभी कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि आप ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी लैंड बिल्डिंग छोड़ के और कोई भी एसेट परचेज करते हैं, कैपिटल एसेट परचेज करते हैं, तो उसका 100% डिडक्शन अलाउड होता है। कभी हम लोग कल पढ़े थे हम लोग, क्यों महेंद्र, याद आ रहा है? इसका मतलब कि जो हमने एसेट लिया था डिडक्शन को मिल चुका है ऑलरेडी, पहले हम 100% रिडक्शन क्लेम कर चुके थे, अब उसी एसेट को अब हम बेचने जा रहे हैं, और जब उसी एसेट को हम बेचेंगे तो ऑलरेडी लिखा है, देखो यहाँ लिखा है उसमें 35 में, सेक्शन 35 में हमने उसको रिडक्शन ले लिया था 100% का,
उसी वक्त, और उसके बाद अब जब ले रहे हैं सच सरप्लस और द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड विच एवर इज लेस, जो आपने बेचा है उसका सरप्लस डिडक्शन जो आपने मिला था उन दोनों जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से अब वापस इस समय आपका फायदा माना जाएगा, तो आपको चाइल्ड टैक्स हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा, विच इज सेल, ठीक है। डिडक्शन अलाउड इज लेस देन द ऑफ सरप्लस, द एक्सेस ऑफ सरप्लस ओवर द डिडक्शन अलाउड इज चाइल्ड टैक्स कैपिटल गेन माना जाएगा। चलो ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन तो और सबको अच्छे समझ में आएगा ये वाली बात। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये अभी एग्जांपल लिया था हमने आपको ना, किसी साल आपका बैड डेट्स हो गया था, आपने ले लिया था, और जिस साल आपकी रिकवरी हो रही है, रिकवरी के समय में उसको वापस क्या हो जाएगा, रिकवरी हुई है तो उसको टैक्सेबल हो जाएगा, आपकी इनकम इस पर आ जाएगी। रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, यानी कि अब रिकवरी हो रही है, लेकिन जब रिकवरी हुई तो उस समय क्या हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, बिजनेस क्लोज हो चुका है। बिजनेस क्लोज होने के बाद अगर रिकवरी तो क्या हुआ, इफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड, हो चुका है, बंद हो गया है, इफ एनी ईयर एंड द सम इज रिकवर्ड afterward it will be deemed to be income of the participant and the charge the tax in the year of receipt provided had been received before the discontinuation of the business profession, it would have been child tax। यानी कि ऐसा नहीं कि आप जैसे कि कोई आपका बैड डेट हो गया, कोई डूब गया, आपने सोल्यूशन ले लिया था और उसके 5 साल के बाद वो आपकी रिकवरी हो रही है और तब तक आपका बिजनेस भी बंद हो चुका है, जिस बिजनेस से डूबा था वो बंद हो चुका है बिजनेस, कोई बात नहीं, अभी आपको रिकवरी हुई ना, ये मानते हुए कि आपको बिजनेस का ही पैसा है तो अभी जिस साल मिला है उस साल टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही बिजनेस वाला बंद क्यों ना हो चुका हो, ये बात कह रहा है। फिर है विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व, अब if any amount is withdrawn from the special reserve created and mentioned by the specified entity and 1 में it shall be deemed to be a chargeable, जब हमने इस स्पेशल अकाउंट खोला था हम लोगों ने, वहां याद आ रहा कॉफी टी वाला, कुछ याद आ रहा है, 20% वो जमा किया, 40% जमा किया, कॉफी टी में जमा किया, रबड़ में जमा किए थे, तो जो हमने स्पेशल अकाउंट जो जमा किया था उस पैसे को आप विड्रॉल कर लेंगे, जमा किए थे, डिडक्शन मिल गया था, वापस आप विड्रॉल कर लेंगे, वापस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जमा करी रही है तो ठीक है, निकालते हैं टैक्सेबल, क्योंकि उस वक्त आपको छूट मिला था। सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट चाइल्ड टैक्स, ठीक है, इसमें कह रहा है एनी लॉस ऑफ business or profession of the year which and the could not be set off against any other income of that shall be set off against the opposite profit under section 41, however such loss from speculation business cannot be set off। यानी कि देखो आपके बिजनेस चल रहा है, इस साल आपका लॉस हो गया और इस लॉस को आपके पास और कोई इनकम थी नहीं, अदर इनकम भी नहीं थी कि सेट अप कर सकें आप, तो आप सेट अप नहीं कर पाए, तो इसके बाद अगले साल क्या होगा, जब आपकी इनकम होगी तो उस समय ये इनकम क्या हो जाएगी, आप लॉस आपका सेट ऑफ कर सकते हैं। बस ये याद रखिए, ये स्पेसिफिकेशन बिजनेस का जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, सट्टेबाजी के बिजनेस का लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सट्टेबाजी वाला लॉस सट्टेबाजी से ही होगा, ये इसे नहीं कर सकते हैं आप। अभी सेट ऑफ पढ़ाएंगे हम, उसमें तो सारा चैप्टर इसका है, अभी पीजी पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आ रहा है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44AA, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन पे सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी शॉर्ट में लिखने में आता है एग्जाम में और आपके काम भी आता है। 44A यानी बता रहा है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, डिपार्टमेंट ने कहा कि किसको किसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है और किसको किसको सारा बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस का लिखा पढ़ी खाता बही रखना जरूरी नहीं है। और देखें, फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ बुक अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन हैज बीन क्लासिफाइड टू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज में रखा गया। एक रखा गया पहले स्पेसिफाइड प्रोफेशन के रूप में, एक नॉन स्पेसिफाइड वालों को, प्रोफेशन वालों को, और तीसरा रखा है बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE। ये सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें आता है, आपके लाइफ में भी काम आएगा ये पर्टिकुलरली। तो पहले बताया गया आप लोगों को स्पेसिफाइड प्रोफेशन के बारे में बात कर लें। फर्स्ट, द फॉलोइंग प्रोफेशन आर स्पेसिफाइड प्रोफेशन माने तो कौन कौन सा, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है ना। सच अदर प्रोफेशन में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा भी अगर डायरेक्ट बोर्ड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी बिजनेस, किसी प्रोफेशन को क्या कर सकता है, स्पेसिफाइड कैटेगरी में ला सकता है। तो गवर्नमेंट ने इतना चीजों को नोटिफाइड किया है, इतने सारे जो प्रोफेशन वाले होंगे ये सब क्या होंगे, ये सब क्या है, स्पेसिफाइड में आते हैं, ठीक है। और द प्रोफेशन ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट और प्रोफेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब किस में आ रहे हैं आपके आ जा रहे हैं, इसमें कवर करते हैं।
अब आइए, सच पर्सन आर रिक्वायर्ड, इन लोगों के लिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो भी हम लोग को देखा हम लोग स्पेसिफाइड जो प्रोफेशन वाले हैं, तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए कहा गया सच पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रेस्क्राइब मतलब सबको पता है ना क्या क्या मेंटेन करना है, जर्नल रिजल्ट सब बनाना होता है ना, बैलेंस शीट वगैरह अकाउंट मेंटेन करना होता है, कैश वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। तो अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट इफ कब, ध्यान समझो, ये एग्जाम में पूछा जाएगा और क्वेश्चन लगाते हुए भी काम आएगा, मेन चीज हम लोग आ चुके हैं हम लोग। इफ देयर ग्रॉस रिसीव्ड in the profession exceed rupees 1,50,000 in any one of the 3 year immediately preceding the previous year, or where the profession has been newly set up in the previous year, his gross receipt in the profession for that year are likely to exceed the said amount। पता नहीं क्या बोल दिया, ये लॉ की लैंग्वेज थी, समझ में आया इसका क्या बोला, लिख के बताएं। पंकज समझ में आया क्या बोला ये? नो सर। नो सर, पता था लॉ की लैंग्वेज है ना। सर नहीं आया सर। अब हम अपनी भाषा में समझाते हैं, अब हम बनारसी लैंग्वेज सिखाते हैं आपको, ये तो लॉ की भाषा थी ना। अब देखो इनका कहना है जो स्पेसिफाइड पर्सन वाले होंगे इनका कहा है, फिर देखो इफ देयर, ये लोग अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा इन लोगों को, कब अकाउंट मेंटेन करेंगे, जब इफ देयर ग्रॉस रिसिप्ट क्या बोल रहा है, रिसिप्ट इनकी क्या है इन द प्रोफेशन एक्सीड, क्या कर जाए, एक्सीड रुपीस क्या बोला है 1.5 लाख, 1,50,000 इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली द प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। या फिर अच्छा देखो इसको हम लिख के बताते हैं तुमको, और जरा बोर्ड शेयर करते हैं, लिखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे और देखिए बताएं तुमको। ये मान लिया हमारा, ये जो ईयर है हमारा, ये मान लिया ये 2000, बनाओ मेरे साथ साथ, 2020-21 है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, वो नहीं हुआ बेसिक हमारे लिए जो लोग कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर हो गया बेसिक। अब इस ईयर के कहा है जो स्पेसिफाइड बिजनेस वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाइड वालों के लिए, स्पेसिफाइड बिजनेस वालों की बात कर रहे हैं, तो इनसे कहा गया कि आपका प्रीवियस ईयर जो है ना, प्रीवियस ईयर के ठीक पीछे वो कह रहा है, प्रीवियस ईयर के ठीक पीछे 3 सालों तक, 1 2 3, यानी कि हम कह सकते हैं इसके पीछे क्या है, क्या सकते हैं, ये 20-21 था, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 19-20 होगा ना, बोलो, और ये फिर 18-19 होगा, और ये 17-18 होगा, 17-18 ठीक, 18, 19, 20 हो गया। अब इसने कहा आपका जो प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर के पहले के, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, थर्ड ईयर हो गया, इन तीनों में से एनी ऑफ द ईयर, यानी किसी भी साल अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट क्या हो जाएगी, एनी ऑफ द, नहीं तीनों मिला के नहीं, अलग अलग, कोई तीनों मिला, एक किसी एक में भी, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, आइदर एनी में भी क्या हो जाए, 1,50,000 रुपए की आपकी ग्रॉस रिसीप्ट हो जाए, क्रॉस कर जाए, 1,50,000 रुपए से क्या हो जाए, एक्सीड कर जाए, क्रॉस का लिमिट क्या हो जाए, 1,000 से क्या हो जाए, ज्यादा, मोर, अगर ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, ग्रॉस रिसीप्ट आपकी अगर ज्यादा हो गई तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट इन लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। इनकम की बात नहीं बोला है, रिसीव की बोला है, कितना आपने रिसीविंग किया है, भाई सर्विस वाले हैं, गुड सेल करेंगे नहीं ना, प्रोफेशन वाले हैं ना, तो प्रोफेशन में लोग गुड सेल करना नहीं, लोगों को सर्विस देना है, इसके बदले फीस लेना है, तो वसूली जो कैश रिसीव हो रहा है, रिसीप्ट इनकी 1.5 लाख रुपए से अगर ज्यादा हो जाएगी किसी भी एक ईयर में, किसी भी एक ईयर में, यानी कि चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, किसी वाले में भी, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, किसी भी पीछे के 3 साल चेक करना है हमको। मान लिया कि इस वाले थर्ड ईयर में इन्होंने 1,60,000 रुपए रिसीव किया था, यहाँ पर 50,000 रिसीव किया था, और यहाँ पर 80 रिसीव किया था, और प्रीवियस ईयर में भी 90 रिसीव किया है, तो बताओ क्या इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पंकज? 1,60,000 ये तीसरे 17-18 में है। अगर मान लो कि यहाँ 1,60,000 ना रहा होता, यहाँ 1,20,000 होता, तो क्या करते? तो नहीं करना पड़ता, तो करना ही नहीं पड़ता। लेकिन तीनों साल में से प्रीवियस ईयर के पीछे के 3 सालों में या प्रीवियस ईयर में किसी में भी अगर आपने 1,50,000 क्रॉस किया है,
कोई एक बार भी, मान लो एक बार क्रॉस कर गया, बाकी उसके बाद कम हो गया, उससे मतलब नहीं है। कोई एक भी बढ़ा है अगर, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं हुआ है तो मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ये थी हमारी अपनी बनारसी लैंग्वेज सिखाया हमने आपको। आप समझ में आ गया कि अभी भी नहीं समझ में आया? सुभी, पंकज, महेंद्र, सलभ, हर्ष, इसका बोलो, भूमिका, सर आ गया। अब आ गया। इसका मतलब आपको बनारसी भाषा अच्छा लगता है, बनारसी समझ में आ गया बार। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तभी करना पड़ेगा, मैंने करिए आप। अच्छा, इसके अलावा कहा आपसे, मान लो कि कोई बिजनेस क्या है, मान लीजिए कि बिजनेस आपका पुराना नहीं है। एक बार उसने और भी कहा ना, मान लिया उसने कहा कि आपका बिजनेस भाई पुराना नहीं है, अभी आपने बिजनेस इसी साल क्या किया है, स्टार्ट किया है। पीछे आपने बिजनेस आपका था ही नहीं, अभी आपका कमेंसमेंट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ आपका ना, अभी बिजनेस स्टार्ट किया इसी साल, तो कहाँ देखेंगे पीछे? लास्ट पीछे 3 साल देखना होता है। अभी आपने स्टार्ट ही किया है तो 3 साल तो आप देख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए कह दिया ऐसे लोगों के लिए जो अभी भी स्टार्ट किए हैं, उनको प्रीवियस ईयर में देख लिया। अगर ऐसा लगता है कि आपकी रिसीविंग 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगी इस साल, तो आप मेंटेन अकाउंट करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि 6 महीने 7 महीना होते हो तो 2 लाख रुपया पहुंच गया है, समझ में आ गया? या 2-3 महीने में क्या हो गया, 1.5 लाख रुपया हो रहा है, समझ में आ रहा है कि अब आपका साल में क्या हो जाएगा, 1.5 लाख क्रॉस कर रहा है, तो आप दूसरा अकाउंट मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। अब बात समझ में आ गई? यही बात हो कहा था। अब बुक चलते हैं, ऐसे सर ने बना लिया होगा, आओ बुक पर चलते हैं। अब चलो बुक पे आ जाओ। उसमें क्या बोला, अभी बोला यहाँ पर कैसे लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। एक्सीड 1.5 लाख रुपए हो जाएगा एनी वन ऑफ द 3 ईयर, लिखा ना एनी वन ऑफ द, इसको अंडरलाइन कर लो, एनी वन ऑफ द अंडरलाइन करो बुक में, एनी वन ऑफ द 3 इयर्स में इमीडिएटली प्रीसीडिंग द, इमीडिएटली मतलब तुरंत प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। बना लिया हमने 20-21 के ठीक पीछे के 3 सालों में किसी साल में भी, या अगर आपने न्यूली सेटअप कर रखा है तो आपकी ग्रॉस रिसीव जो है परसेंट की होगी इस साल, अगर लगता है लाइकली टू एक्सीड है सेम अमाउंट से, लग रहा है कि उम्मीद है कि बढ़ जाएगी तो आप मेंटेन करिए, लग रहा है कि नहीं है अभी 1.5 लाख कहाँ, हमारे 1 लाख से भी कम हो रहेगा, मेंटेन मत करो। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि स्पेसिफाइड वालों को कब बुक सब अकाउंट मेंटेन करना है और कब नहीं करना है? क्यों पंकज भैया, अब क्लियर है? अभी भी कहो नो। ये सर क्लियर है। अब बताइए इन लोगों को क्या क्या मेंटेन करना होता है, देख लो यहाँ पर। प्रेस्क्राइब बुक में क्या मेंटेन करेंगे? ये लोग कैश बुक मेंटेन करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, कैश बुक मेंटेन करना है लोगों को। अच्छा, जर्नल, इफ अकाउंट्स आर मेंटेन द बेसिस ऑफ द मर्केटाइल बेसिस पे, तो जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मर्केटाइल मतलब उधार वगैरह भी, आप सिर्फ कैश बिजनेस का कैश प्रोफेशन करते हैं, आपका प्रोफेशन सिर्फ कैश में है तो कैश बुक करिए, और आपका क्रेडिट उधार चलता है, मर्केटाइल ड्यू भी होता है, क्रूड भी होता है, तो आप जर्नल मेंटेन करिए, लेजर मेंटेन करिए, कार्बन कॉपी ऑफ बिल इशूड एक्सीडिंग ₹25 रुपए से नीचे का बिल है तो बिल मत काटो, 25 रुपए से ऊपर का कोई सर्विस दे रहे हैं उसका बिल काटिए, और बिल काट करके उसका क्या करते हैं लोग, कार्बन कॉपी रखिए। अक्सर देखते हैं आप लोग प्रोफेशन जाते हैं, कोई कहीं फीस जमा करते हैं तो आपको बिल बनता है तो बिल दो, कार्बन 2 बनाता है, एक बिल मेन कॉपी बनाकर फाइल आपको दे देता है और कार्बन कॉपी नीचे रखना रहता है, उसके गड्डी में वो बिल बुक में रहता है, उसके नहीं रहता है। कभी ध्यान दियो नहीं ध्यान दियो, कोई भी बिल काटता है, इवन शॉप कोई बिल कटती है तो हमेशा क्या होती है, कार्बन कॉपी रहती है, लगी रहती है, हर हाथ से काट रहे हैं कटने करती है। अब याद आया उसको, दुकान में बैठते हो बनता है ना, उससे कॉपी उसमें रहती है सिस्टम पर, तो फिर हाँ चलिए 25 को बिल काटना होगा, ओरिजिनल बिल और रखना होगा जहां परचेज किए हैं आप, या भी कहीं सर्विस लिया आपने कहीं से तो ओरिजिनल बिल रखिए, आप फाइल बनाइए, और रिसिप्ट रिगार्डिंग एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 50,000 रुपए, 50 यानी रिसिप्ट रखिए रिगार्डिंग एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹50, 50 रुपए का आपने कोई खर्चा किया उसका भी रिसिप्ट रखिए आप। ये सब रुपए आपको मेंटेन, इतना अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब अकाउंट्स ये सब है, और उससे कम रहे 1.5 लाख से कम रहेगा तो कोई भी बुक अकाउंट मेंटेन मत करो, तुम करो कोई दिक्कत नहीं है। चेक तुम्हारे पास इनकम ऑफिसर चेक करने नहीं आएगा, रिसिप्ट ज्यादा है तो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, आपकी एंट्रियां चेक कर सकता है डिपार्टमेंट कि क्या आपने दिखाई, अपना क्या लिखा पड़ी क्या है, आपने खाता भाई क्या रखा नहीं रखा है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये बात करते हैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों को, ठीक है ना, प्रोफेशन 2 हो गए, एक स्पेसिफाइड और एक नॉन स्पेसिफाइड। तो नॉन की अगर बात करें तो हुज इनकम सच पर्सन और बिजनेस एक्सीड नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस या प्रोफेशन जो भी है, इन वालों को क्या है, एक्सीड ₹1 लाख 1,20,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF, द अमाउंट ऑफ इनकम हैज बीन इंक्रीज्ड
from 1,20,000 to rupees 2,50,000 with effect from the assessment year 18-19। पहले तो 1,20,000 रुपए था, 18-19 के बाद से क्या हो गया, ये असेसमेंट बढ़ चुका है। तो फिलहाल अभी हम लोग अपने जो खड़े हम लोग 20-21 में असेसमेंट क्या चल रहा है हम लोग का 21-22 ना, बोलो। तो हम लोग के लिए क्या लागू होगा, 1,20,000 या 2,50,000? महेंद्र यस सर, क्या लागू होगा, 1,20 या 2,50? क्या एप्लीकेबल होगा? 2,50, क्योंकि भैया 17 वो 18-19 से तो बदल गया ना, हो चुका है। जब लोग ये पता होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, तो जो 18-19 के बाद से तो क्या हो चुका है, 2,50 हो गया लिमिट। तो हम लोग कहाँ खड़े हैं इस समय, 21-22 है प्रीवियस, क्या है 21-22 चल रहा है ना, प्रीवियस 20-21 है। यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 2,50,000 रुपए हो जाएगा। यहाँ बोला गया आपसे क्या, हुज इनकम फ्रॉम सच प्रोफेशन, इनकम ऊपर आओ, अंडरलाइन करना है सब, जो बुक में आप अंडरलाइन कीजिएगा। ऊपर जो कहा था, यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर जो काफी पढ़े थे हम लोग, स्पेसिफाई वालों जो हमने पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ गया ये वाला, स्पेसिफाई वाला कहा था हमसे कि द ग्रॉस रिसीव्ड, अच्छे से इसको अंडरलाइन करो और बॉक्स बनाओ। स्पेसिफाई वालों कहा था ग्रॉस रिसीव्ड 1.5 लाख रुपए, इनकम नहीं कहा था आपसे। कंपेयर, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान समझिएगा, है नहीं आप लोग सभी लोग सुन पा रहे हैं ना? तो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाइए। ऊपर कहा था स्पेसिफाई वालों को, वो कहा था आपसे क्या, ये 1.5 लाख क्या थी आपकी, ग्रॉस रिसीव थी, ये इनकम नहीं थी आपकी, सिर्फ रिसीविंग थी। और नीचे जो अभी नॉन स्पेसिफाई जो कह रहा है, वो 2.5 लाख किस पे कहा था आपसे, क्या बोला था वो, क्या बोला था इसमें, इनकम, क्या बोला था, देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्सीड इनकम ऑफ सच, अच्छे से लाइन करिए इसको। यहाँ क्या बोला है, इनकम, यहाँ रिसीव की बात नहीं हो रही, यहाँ इनकम की बात हो रही है, दोनों में अंतर है भाई। वहां 1.5 लाख रिसीव की थी, यहाँ 2.5 लाख की इनकम की बात कर रहा है, बात समझ में आ गया? और साथ साथ वहां एक ही बात थी, यहाँ पर 3 बात करना है हमको। हेलो, सुन पा रहे आप लोग? सुन पा रहे हैं सर। चलिए यस सर, ठीक है, अगर करेगा तो बता दीजिएगा हमको, दोबारा हम लिंक भेज देंगे, या उसी क्लास कर देगी सेम लिंक से फिर ज्वाइन कर लीजिएगा आप इमीडिएट, ठीक है? ठीक है सर। देखो तो अब